क्वेश्चन 10 नाउ, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 2a minus 4j plus 5k. एक काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं, which is equal to 2 of I minus 4 of j plus 5 of k. ये आपका a वेक्टर आ गया. b वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, which is equal to I minus 2 of j, इसको यहां से हटाते हैं, minus 3 of k. ठीक है, अब वो कह रहे हैं, ये दो पार्ट पूछ रहे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. अब तो यार जो क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है ना, यूनिट वेक्टर जब भी पूछते हैं तो यूनिट को भी भूल जाओ, यूनिट की को निकालना ही नहीं है अभी. अभी दिमाग में रखो वेक्टर. ठीक है, क्योंकि एक बार वेक्टर आपके दिमाग में आ जाएगा तो यूनिट तो आराम से निकल जाएगा. तो वेक्टर हमें निकालना है विच इज पैरेलल टू द डायगोनल्स. अब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होते हैं. अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, दिस इज माय पैरेललोग्राम लेट्स से, और ये कह रहे हैं ए और बी मेरे एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, तो ये मेरा ए आ गया और ये मेरा बी हो गया, और इसका जो वेक्टर होता है मतलब डायगोनल वेक्टर, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है, बट अब ये हो गया क्वेश्चन 1 जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, टाइप 1 एनसीईआरटी में गिवन है. लेकिन यार डायगोनल ये भी हो सकता है, डायगोनल ये भी है, राइट. ये हो गया सॉल्यूशन 2. अगर आपसे बोलते हैं D1 और D2, कि कुछ बुक्स ने सिर्फ D1 निकाला है एनसीईआरटी बुक, कुछ बुक्स ने सिर्फ D2 निकाला है, रेफरेंस बुक कौन सी है पता नहीं, लेकिन निकाला है, मैंने देखा भी है, और कुछ बुक्स ने D1 D2 दोनों निकाले. ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिकॉज स्पेसिफिक नहीं किया हुआ कि यार कौन सा डायगोनल आपको निकालना है, तो मेरे हिसाब से दोनों डायगोनल निकालने चाहिए, D1 भी निकालना चाहिए और D2 भी निकालना चाहिए, दोनों डायगोनल निकालने चाहिए. उससे फायदा क्या होता है कि यार देखो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ऑब्वियसली बात है, लेकिन आपका जो स्कोप ऑफ मिस्टेक है या फिर जो चेकिंग जो करेगा वो उसके पास सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे. हाँ, इसको बंदे को ना पूरी नॉलेज है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम कर रहा है, और अगर मान लो वो अपने स्कूल्स में अपने क्लास में D2 कराता हो, D1 नहीं कराता हो, और कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे टीचर्स हैं D1 कराते हैं D2 नहीं कराते, और कुछ ऐसे D1 D2 दोनों ही कराते हैं, तो आई थिंक उनके पास क्लियर होगा कि बच्चे ने D1 D2 दोनों निकाले, तो पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए इसके. तो मार्क्स करते हैं, कहीं स्कोप रहेगा नहीं, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा काम नहीं है इसका मतलब. मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा काम करने पड़ेगा, मतलब ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, 2 स्टेप्स ही करने हैं, लेकिन आपकी गलती का स्कोप पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, राइट. सो मुझे D1 निकालना है, D2 निकालना है, पहले D2 हटाते हैं और D1 सब हटाते हैं. इनका जो फॉर्मूला होता है D1 D2 का बहुत सिंपल है. D1 वेक्टर को हम बोलेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और D2 वेक्टर को बोलते हैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर. सिंपल से फॉर्मूले हैं. जो डायगोनल्स के फॉर्मूले होते हैं पैरेललोग्राम के, वो आपके होते हैं D1 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये आपके एनसीईआरटी में से यहाँ तक गिवन है, और D2 इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर. ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं करा रहा हूँ. सो D1 वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, सो 2i प्लस I 3i माइनस 6j प्लस 2 ऑफ k. अब वो कहना है इसका ना, इसका बेसिकली मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर मेरे पास आ गया, मुझे निकालना है D1 कैप D वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ D वेक्टर, यानी कि 3 ऑफ I माइनस 6 ऑफ j प्लस 2 ऑफ k डिवाइडेड बाय रूट 9 प्लस 36 प्लस 4, ये 7 आ जाएगा, so 3i माइनस 6 ऑफ j प्लस 2 ऑफ k अपॉन 7. दिस इज D1 वेक्टर. ऐसे D2 भी निकाल लेते हैं. व्हाट इज D2? D2 comes out to be simply subtraction. 2i minus I is I minus 2 of j plus 8 of k. So D2 cap again, D2 cap निकालना है, which is D2 vector upon mod of D2 vector. It means I minus 2j plus 8k divided by root 1 plus 4 plus 64. Sorry, 69. So 1 minus 2y plus 8 of k divided by root of 69. ये आपका D2 कैप है. तो ये थोड़ा सा मैं काम आपसे एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, और करिए इनफैक्ट, क्योंकि स्कोप सारे के सारे खत्म हो जाएंगे. सो D1 आ गया, D2 आ गया, दोनों का यूनिट वेक्टर आ गया. अभी इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल और निकालना है इसके अंदर, क्योंकि दो पार्ट पूछे गए आपको. डायरेक्शन अलोंग विद पैरेलल वेक्टर निकालने थे जो डायगोनल्स के अलोंग है, और साथ में उसका फिर एरिया भी आपको निकालना था. सो यू गेट D1, यू गेट D2. अब एरिया निकालना है. एरिया बहुत सिंपल होता है, अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट वेक्टर्स आपके पास हैं, ये हम 10.4 में समझ चुके हैं कि अगर एरिया निकालने के लिए बुलाता है तो फॉर्मूला है मॉड A क्रॉस B, राइट. सो
सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 10 के अंदर ही डायगोनल्स हमारे निकल गए, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है अगर एडजेसेंट साइड्स आपके पास हैं which are mod of a vector cross b vector, but you need to find first of all a vector cross b vector. So a vector cross b vector is equal to determinant I j k 2 minus 4 5 1 minus 2 minus 3 which is equal to I के साथ 12 plus 10 is 22 minus j के साथ आपको आएगा minus 6 minus 5 minus 11 plus k के साथ minus 4 plus 4 which is your 0. So I think इसमें 11 स्ट्रेट अवे कॉमन आ गया, तो 2i plus j plus 0 of k, ये आपका आ गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिकॉज 11 कॉमन है वो आपका एज इट इज रहेगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 11 रूट 5, सो एरिया इज इक्वल टू 11 रूट 5 स्क्वायर यूनिट। So area of parallelogram comes out to be 11 root 5 square unit. क्वेश्चन नंबर एक बार फटाफट 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी सा क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन 11 नाउ, show that the direction cosine of a vector equally inclined with the axis ox, oy, oz are 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3. Show that, दोबारा पढ़िए, show that the direction cosines of the vector L, M, N, ये basically of a vector equally inclined with the coordinate axis. So what is given to you? Alpha equal to beta equal to gamma. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में हमें? अल्फा equal to beta equal to gamma. It means cos alpha is equal to cos beta equal to cos gamma, या फिर L is equal to M equal to N, let's say equal to K, ठीक है। We know इन तीनों का रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो पता ही हमें। अब एलिमेंट तीनों K के इक्वल है, तो K स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 of K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 3, K की वैल्यू 1 by root 3, इसलिए अब एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 by root 3, M की वैल्यू भी 1 by root 3 और N की वैल्यू भी 1 by root 3 आ जाएगी। तो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए एक बार और करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, राइट। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, ध्यान से, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले वेक्टर्स को लिख लेते हैं। ए वेक्टर कितना गिवन है? i प्लस 4j प्लस 2 of k। बी वेक्टर कितना गिवन है? 3i माइनस 2 of j प्लस 7 of k। और सी वेक्टर कितना गिवन है? 2i माइनस j प्लस 4 of k। ये आपको एबीसीज गिवन है, ठीक है। फाइनल वेक्टर डी वेक्टर, हमें क्या निकालना है? एक डी वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और सच दैट डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए पर भी, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी पर भी, एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सैंपल पेपर्स आप देखोगे आपको मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाएगा सैंपल पेपर्स के अंदर। 4 मार्क्स की वेटेज होती है इस क्वेश्चन की। तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15, राइट। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग यहां से करेंगे, ठीक है। एज डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दिस इंप्लाइज डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई थी जब मैं 10.4 एक्सरसाइज में आपको करा रहा था।
कि अगर डी ए पर परपेंडिकुलर है, डी बी पर परपेंडिकुलर है, तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए क्रॉस बी तो निकालना आसान है, सो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई जे के, पहले ए के कॉम्पोनेंट 1 4 2, फिर बी के कॉम्पोनेंट विच इज योर 3 - 2 7, लैम्डा के साथ पहले आई का कोफिशिएंट 28 + 4 32 माइनस जे 7 - 6 1, ठीक है, प्लस के, ये करते हैं ना प्लस माइनस प्लस करते हैं हम लोग। अब के साथ करना है -2 -12 -14, चेक करते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 ऑफ के कैप, ये आपका डी वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन थी ये तो क्लियर हो गई, ये तो हमने यूज कर ली। अब सिर्फ ये बचा, नाउ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15, यानी कि सी का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ निकालना है। वो तो और भी सिंपल होता है, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है और के को के से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 32 64 -1 × -1 + 1, लैम्डा मैंने बाहर लिख दिया, एंड 4 × 14 40 + 16 56 हो जाएगा, इक्वल टू 15। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब 56 और 66 को ऐड कर लेते हैं, 2 1 कैरी फॉरवर्ड 122 आ गया। क्लियर करता हूँ कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। उसका एक रीजन है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका एक रीजन है बेसिकली कि अब देखो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को, आपने इसमें ना वेक्टर्स पूरा का पूरा एक्चुअली यूज कर लिया, पूरा का पूरा वेक्टर आपने यूज कर रहा है। आप यहाँ डॉट भी यूज कर रहे हो, डॉट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हो, आप यहाँ क्रॉस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर आप बेसिकली दो एक्सरसाइज को यूज कर रहे हो। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन है, दो चीजें पूछ ली गई, और लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा 9 विच इज इक्वल टू 15। सो लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, और वंस यू गेट लैम्डा आपको मिल जाएगा डी वेक्टर विच इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि लैम्डा को डाला है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 ऑफ के कैप। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस कंप्लीट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, जरूर प्रैक्टिस करेगा। जो पेपर्स में आते हैं क्वेश्चन, उसमें सिर्फ वो क्या करते हैं कि ए बी सी वेक्टर्स को चेंज कर देंगे, सी डॉट डी को जो यहाँ पे 15 गिवन है उसका कुछ और नंबर आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहता है पहले आपको क्रॉस निकालना है, फिर डॉट निकालना है, डॉट से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और उसको डी के अंदर पुट करना है, बस इतना काम करना होता है। चेंज का क्या होगा, ए बी सी इसके वेक्टर्स चेंज हो जाते हैं और सी डॉट डी चेंज हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं होता। So let's move to next question now. Question number 13 now. The same exercise, chapter number 10. Okay. The scalar product of the vectors I plus j plus k with unit vector along the sum of the two vectors is equal to 1. Find the value of lambda. दोबारा पढ़ते हैं। The scalar product of the vector I plus j plus k, इसको मान लेते हैं a वेक्टर, ठीक है, विद अ यूनिट वेक्टर। अब देखिए वही मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी यूनिट वेक्टर आ गया ना उसको भी भूल जाओ। अब इसे वेक्टर्स पे ध्यान देते हैं कि विद अ वेक्टर, अभी वेक्टर पढ़ते हैं, अलोंग द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, राइट। अब ये क्वेश्चन कुछ कैसे गया हुआ है वो आपको मैं समझाता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। पहला वेक्टर है ए वेक्टर विच इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, along the sum of unit vector। अब सम निकाल लो तो डेफिनेट दो वेक्टर्स दो तो होंगे ही होंगे, वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और विच इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k plus lambda I, not lambda, and lambda of I plus 2 of j plus 3 of k, right। अब देखिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल बना लेंगे अपनी स्टेटमेंट के साथ।
इसको भूल जाते हैं। यहाँ देखते हैं along the sum of two vectors, यूनिट को भूल जाते हैं, ठीक है। along the sum of two vectors, क्वेश्चन आ गया along the sum of, यूनिट था मैंने हटा दिया, वेक्टर की बात हो रही है। तो अगर मैं इसके सम को b मान लूं लेट्स से, तो ये कितना आएगा 2 प्लस लैम्डा i 6 of j माइनस 2 of k, ठीक है। इसके सम को मैंने क्या मतलब, मैंने ये लिख लिया, ये मेरा along the वेक्टर b वेक्टर। अब यहाँ पे वर्ड है यूनिट, along the sum of unit b वेक्टर, ठीक है। along the sum of unit b वेक्टर, b वेक्टर मेरे पास है, इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, यानी कि मुझे b कैप निकालना है। b कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर। इट मींस 2 प्लस लैम्डा i 6 of j 2 of k अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 2 प्लस लैम्डा i 6 ऑफ j माइनस 2 ऑफ k अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर आएगा प्लस 4 लैम्डा आएगा, ये 40 और 40 प्लस 4 44 हो जाएगा। तो बी कैप की वैल्यू मेरे पास आ गई। सो क्वेश्चन हमने काफी सिंपल कर लिया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। अब क्या कह रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर का। अब मैं स्टेटमेंट दोबारा रिफ्रेम कर रहा हूं। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर along the sum of यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर, यानी कि बी कैप इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन ये दिया है आपको। सो वेक्टर मेरे पास है, बी कैप मेरे पास है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। इट कम्स आउट टू बी आई प्लस जे प्लस के डॉट 2 प्लस लैम्डा आई 6 ऑफ जे माइनस 2 ऑफ के divided by root of lambda square 4 lambda plus 44 equal to 1 से वैल्यूज पुट करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो आप, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना और के को के से मल्टीप्लाई करना। वही कहानी यहाँ पे करेंगे। अब आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू 6 6 1 इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको पूरा, कितना होगा ये, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर इज कैंसिल आउट। So 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8 और यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। अगेन इंपॉर्टेंट तभी बनता है क्वेश्चन जब बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, नॉट बिकॉज की क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती है। कौन कौन सी बातें यहाँ पूछी गई हैं, सम ऑफ द वेक्टर्स पूछा गया है, वो आपने निकाला, उसका यूनिट वेक्टर आपसे पूछा गया है। जब यूनिट वेक्टर पूछा गया तो मैग्नीट्यूड भी पूछा गया एक्चुअली आपसे, उसके बाद आपको स्केलर प्रोडक्ट पूछा गया है और आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया सिंपल अलजेब्रा के थ्रू। तो 3-4 चीज आपसे पूछी गई एक ही क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 दिस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। So now question 14 now, in this question they said if a vector, b vector, c vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ, ठीक है। दोबारा से, if a b c are mutually perpendicular vector of equal magnitude, क्वेश्चन नंबर 14। सो गिवन हमें क्या है क्वेश्चन में, पहले वो देखते हैं व्हाट इज गिवन टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है पहला पार्ट में कि आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है मॉड ए मॉड बी मॉड सी के आपस में इक्वल है। सेकंड पार्ट जो गिवन है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट होता है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी पर, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी पर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए पर। ये होता है म्यूचुअल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपके दो वेक्टर परपेंडिकुलर है इट मींस उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 है,
और सी और ए का भी डॉट प्रोडक्ट आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द वेक्टर a प्लस b प्लस c इज इक्वली इंक्लाइंड टू द a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। अब जैसी इंक्लिनेशन आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में अल्फा बीटा गामा घूमना शुरू हो जाता है, लेकिन अल्फा बीटा गामा आपको नहीं लेना है। रीजन कि अल्फा बीटा गामा आपके स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं फॉर अ वेक्टर एंड अ एक्स एक्सिस, फॉर अ वेक्टर एंड अ वाई एक्सिस, फॉर अ वेक्टर एंड अ जेड एक्सिस। उनको आपको यूज नहीं करना है वेक्टर्स के अंदर। सो क्या यूज करें, अल्फा 1 अल्फा 2, या फिर आप थीटा 1 यूज कर सकते हो, थीटा 2 यूज कर सकते हो और थीटा 3 यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार एक एंगल बना रहे हैं हम, लेट्स से थीटा 1 बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए के अलोंग, एंगल बना रहे दिस एंड बी के अलोंग। ठीक है, तो ये इसको मैं थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 को कंसीडर कर लिया है। अल्फा बीटा गामा को कंसीडर नहीं करना है, वो स्टैंडर्ड नोटेशंस होती है। अदरवाइज आप डिफाइन कर भी कर सकते हो, अगर अल्फा बीटा गामा डिफाइन कर रहे हो तो अलग बात, बट यूज मत किया करो। सो हमने एंगल्स को डिफाइन कर लिया। ठीक है, शो क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है शो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विद ए बी सी इज इक्वल। यानी कि शो करने के लिए जो बोला गया है वो बोला गया है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। ये हमें शो करने के लिए बोला गया है। राइट, अब देखिए ध्यान से, दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, दोबारा सुनिए, दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था वो था 10.3 के अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। पहले 3-4 क्वेश्चन उसमें फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का ही कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो यहाँ पे तो ये निकालना है, एंगल निकालना है आपको भी। यानी बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एंगल निकालना है, थीटा 1 निकालना है, तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उठाते हैं, कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का एक काम करते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। वो कितना आएगा, मॉड ऑफ ए दिस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा 1, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल आपने थीटा 1 लिया है। ठीक है, बार बार ये लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है इसको ना लेट कर लेते हैं, मॉड ए प्लस बी सी को लेट कर लेते हैं और साथ से इसका डॉट प्रोडक्ट भी ओपन करते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा 1। राइट, ये भी क्लियर बात है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट ए 0 है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है बी डॉट ए, और सी डॉट ए भी 0 है। ये कैंसिल, सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस थीटा 1, या फिर कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन एक्स, या फिर थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ ए अपॉन एक्स। एक तो हमने करा शांति से प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली करके आप थीटा 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फर्क क्या होगा, थीटा 2 मतलब इन दो के फर्क क्या होगा, कॉस इनवर्स तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, बस यहाँ पे ए की जगह पे बी हो जाएगा, सारा कहानी चलती रहेगी। और डिफरेंस होगा, यहाँ पे मॉड ए लिखा है, यहाँ पे फिर मॉड बी आ जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ऐसे थीटा 3 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स मॉड सी अपॉन एक्स। ठीक है जी, थीटा 1 क्लियर हो गया और थीटा 2 क्लियर हो गया, थीटा 3 भी क्लियर हो गया। अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, एक पूरा हमने सॉल्व किया, बाकी दोनों को सिमिलर करके छोड़ दिया, क्योंकि स्टेप्स तो सारे सेम ही रहेंगे ना। थीटा 2 में क्या होगा, यहाँ बी आ जाएगा, थीटा 3 में क्या होगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, बाकी सब सेम चलता रहेगा, और देन आप यहाँ पे पहुंचोगे। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें, अगर हम राइट साइड को देखें ध्यान से, दिस राइट साइड, अगर हम इन तीनों की राइट साइड को ध्यान से देखें, तीनों में कॉस इनवर्स है, तीनों में एक्स है, डिफरेंस इसमें मॉड ए मॉड बी मॉड सी का आ रहा है। ठीक है, ध्यान देखिए, राइट साइड के अंदर इन तीनों के अंदर तीनों में कॉस इनवर्स है, तीनों में एक्स है, बट जो डिफरेंस है वो मॉड ए मॉड बी मॉड सी है, लेकिन ये भी इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, दोबारा से, कॉस इनवर्स है, एक्स दिया हुआ है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी अलग अलग है, लेकिन वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो इक्वल है। इट मीन देखा है तो पूरा का पूरा राइट साइड इक्वल आ गया। देयरफॉर बाय गिवन
आप ये बोल सकते हो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3, और ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। दिस बिकम योर क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।